शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है, जो इज़्ज़त देने वाला है, जो रिज़्क़ का रज़ाक़ है, जिसने पैदा किया है और जिसके कब्ज़े में मेरी रूह है। हमारे बहुत ही अच्छे एक काबिल डॉक्टर जो सऊदीया में होते हैं और जो MBBS है और आई थिंक FCPS भी है और कार्डियोलॉजिस्ट भी है। तो उन्होंने क्वेश्चन किया है होम्योपैथी के बारे में कि जी जो आप मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आप हनीमन थॉट्स के मुताबिक मेडिसिन क्यों नहीं दे रहे हैं सिंगल रेमेडी। मैं सबसे पहले तो बता दूं कि हनीमन की थॉट क्या थी और सिंगल रेमेडी क्या है और जो हम दे रहे हैं वो क्या है। देखिए होम्योपैथी सिर्फ एक ही होम्योपैथी है और वो है हनीमैनिकल होम्योपैथी है। हनीमन की जो होम्योपैथी है, हनीमैनिकल उसको पहले ज़माने में कहते थे। ये होम्योपैथी का नाम है। होम्योपैथी एक ही होम्योपैथी है जो 291 अफरोज़म पे चलती है और जो हम मेडिसिन दे रहे हैं वो टोटली ओवरऑल ये 291 अफरोज़म के मुताबिक हम ये मेडिसिन दे रहे हैं। क्योंकि ये जो मेडिसिन है जो आप पूछ रहे हैं कि सिंगल रेमेडी क्यों नहीं दे रहे हैं। देखिए जो मेडिसिन हमारी होती है मीन्स सिंगल रेमेडी जो होती है उसका एक टाइम मुकर्रर होता है। जो भी हम पोटेंसी देते हैं, जो मेडिसिन देते हैं उसका एक टाइम मुकर्रर होता है। जो भी मेडिसिन देते हैं यानी मिसाल के तौर पे आप तूजा को ले लें। अगर किसी की बॉडी पे वार्ड्स हैं तो वो आप तूजा को ले लें तो तूजा के वार्ड्स जो हैं वो 4 साल 5 साल या 6 साल तक के जो वार्ड्स होते हैं वो तूजा हटा सकती है। अदरवाइज आपको मेड्रोनियम लाजमी उसमें ऐड करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमें ये बताया गया हुआ है, हमें ये बताया गया हुआ है कि आप अगर हम दूसरे तीसरे अफरोज़म को ले लें उसमें ये हमें कहता है कि बेहतरीन डॉक्टर वो है जो हाल रुकावटों को मेडिसिन से दूर करें। जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं, जो सप्रेशन होता है मेडिसिन से, जो सप्रेशन होता है वो कई किस्म का होता है। वो सिर्फ ये नहीं होता कि आपके पास ड्रग एब्यूज़ आएगा, ड्रग वाला आएगा, वैक्सीनेशन वाला आएगा, मेंटल स्ट्रेस आपके पास आएगा, मेंटल सप्रेशन आपके पास आएगा, स्ट्रेस जिसमें आ जाता है, जिसमें बंदे का करैक्टर आ जाता है जो मोस्ट रिलीजियस है या थीफ है, यानी प्लेयर हैं, टीचर हैं, क्या है उसका क्या करैक्टर है उस बंदे का, तो वो आप उसको ले सकते हैं। वो आपका सप्रेशन होता है, वो आपकी बीमारी को ठीक नहीं होने देता। आपकी प्रोफेशनलिज्म आप क्या है, आपकी प्रोफेशनल क्या है, किस प्रोफेशनल से आपका ताल्लुक है, तो वो आपका सब ऑब्स्ट्रक्शंस में आ जाता है। फिर आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशन आ जाती हैं, फिर आपकी डिफरेंट ड्रग्स मेडिसिन आ जाती है, टॉक्सिसिटी आ जाती है, फिर उसके बाद बाइट्स आ जाते हैं, स्टिंग आ जाता है, कोई चीज़ किसी चीज़ का काटना पॉइजनस जो होता है वो आ जाता है, फिर आपके पास मियाज़म का ऑब्स्ट्रक्शंस है वो आ जाता है। तो देखें ये सारी ऑब्स्ट्रक्शंस है, इसको दूर करने के लिए फिर हमें मेडिसिन लगानी पड़ती हैं। देखें फिर एक जगह पे हनीमन कहता है कि बेहतरीन डॉक्टर वो हैं जो जो एक बीमार होता है उसके पीछे उसके सिम्टम्स देखें और सिम्टम्स के पीछे उसकी डिजीज़ देखें और बिहाइंड द डिजीज़ आप कॉज देखें और फिर बेहतरीन डॉक्टर वो है जो हाल रुकावटों को दूर करे और कॉजेशन पे मेडिसिन दे। जब तक आप कॉज पे नहीं जाते आपकी डिजीज़ नहीं ठीक होगी। जब आप डिजीज़ पे नहीं जाते आपके सिम्टम्स नहीं ठीक होते। जब तक आप सिम्टम्स पे नहीं जाते आपका मरीज़ नहीं ठीक होता। तो फिर ये हमें कौन सिखा रहा है? ये हमें हनीमन सिखा रहा है। और फिर एक और अफरोज़म है, उसमें हनीमन ये कहता है कि आप अगर एक मेडिसिन अप्लाई करते हैं और बॉडी के अंदर एक और डिजीज़ भी मौजूद है, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि एक मेडिसिन एक डिजीज़ के लिए दे दें, तो दूसरी मेडिसिन दूसरी डिजीज़ के लिए दे दें। इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तीसरी डिजीज़ भी हो सकती है, चौथी भी हो सकती है। ये आपके और फिर कई जगह पे उन्होंने ज़िक्र किया हुआ है कि बॉडी के अंदर डिफरेंट मियाज़म हो सकते हैं, ये हनीमन कहता है। तो डिफरेंट मियाज़म क्या है? ये डिफरेंट मियाज़म कम से कम अगर मैं गिनवाना शुरू कर दूँ तो मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाती है। सिर्फ सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस नहीं है, और भी काफ़ी चीज़ें आ जाती है फिर आपके पास। तो वो भी मियाज़म है, वो भी आपके बॉडी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शंस पैदा करती है, सप्रेशन पैदा करती है, जिसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। फिर आगे जाते हैं, आगे जाके फिर हमें हनीमन ये भी कहता है 273 अफरोज़म में, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और आप माशाल्लाह डॉक्टर परफेक्शनिस्ट हैं। मैं तो आपको मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहूँगा क्योंकि इंतहाई काबिल डॉक्टर है। मैं आपका दिल से एहतराम करता हूँ
क्योंकि आप जैसे काबिल लोगों की वजह से हमारे मुल्क का, हमारे इस खिते का नाम मशहूर है और इस खिते का नाम है दुनिया में। और जिस तरह पहले ज़माने में काशीराम लिखता है कि पहले ज़माने में ऐसा दौर था कि ये जितना बरसगीर का खिता है, यहाँ पे लोग सीखने के लिए आते थे। यहाँ से सीखे तो लोग चले गए और अब हम उनको फॉलो करते हैं जो हमारा इल्म है। उन लोगों ने हमें फॉलो किया है और वो देखो कहाँ पहुँच गए और हम यहाँ पे किन चक्करों में लगे हुए हैं। अल्लाह ही हाफ़िज़ है हमारा। तो मैं कदर करता हूँ आपकी इस क्वेश्चन का भी, मैं बहुत कदर करता हूँ कि आपने जो क्वेश्चन किया है बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। आपने पूरी होम्योपैथी को इसमें बंद कर दिया है। एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इसके आंसर पे अगर मैं 3 घंटे भी बोलूँ तो भी कम है। लेकिन चूँकि समझाना भी बहुत ज़रूरी है। अब इसकी मिसाल मैं आपको दूँगा कि अब ये एक मिसाल के तौर पे हमने नेट्राम्योर की मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, एसिड फास्ट इस्तेमाल करनी है, हमने इग्निशिया का इस्तेमाल करना है। देखिए इग्निशिया का रास्ता कौन रोकता है? इग्निशिया का एक टाइम है। एक टाइम तक वो पेशेंट जो एक डाउट में होता है, जो एक चीज़ शेयर नहीं कर सकता, इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो वो कन्वर्ट हो जाता है नेट्राम्योर की तरफ। नेट्राम्योर में क्या होता है, नेट्राम्योर में उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि अपनी बातें शेयर करे किसी के साथ, और वो शेयर करना ही नहीं चाहता। इग्निशिया में शेयर नहीं कर सकता और नेट्राम्योर में वो शेयर करना ही नहीं चाहता। वो सेकंड स्टेज में चला गया। तो जहाँ पे नेट्राम्योर की ज़रूरत है, सिम्पटम्स वही इग्निशिया के आएंगे, लेकिन आप अगर इग्निशिया देंगे तो इग्निशिया काम नहीं करेगी, तो फिर आपको नेट्राम्योर भी लगानी पड़ती है। अब नेट्राम्योर को जो है ना रास्ता खोलने के लिए फिर वो बंदा क्या होता है, वो डिजीज़ में मुब्तला हो जाता है। कोई ना कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ हो जाती है, कोई मेंटल डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाता है, स्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है, ओसीडी स्टार्ट हो जाता है, ओसीपीडी स्टार्ट हो जाता है। तो वो कन्वर्ट हो जाता है दूसरे स्टेज में, तीसरे स्टेज में चला जाता है एक डिजीज़ में। तो फिर वहाँ पे एसिड फास्ट काम करेगी। सिम्पटम इग्निशिया के होंगे लेकिन स्टेज यहाँ पे डिजीज़ के, तो फिर वहाँ पे आप एसिड फास्ट लगाएंगे। फिर इसी तरह आप फोर्थ स्टेज में चले जाते हैं, जब उसका क्रोनिक है, फिर आरोमेट। तो आरोमेट में क्या होता है कि आरोमेट में ब्रेन भी थक जाता है और बंदा भी थक जाता है, खुदकुशी कर लेता है, यानी सुसाइड अटेम्प्ट करता है। तो उस लेवल पे बात चली जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमें कौन सिखाता है, किसने सिखाई है ये सारी चीज़ें, कि एक एक मेडिसन है तो उसका क्रॉनिक भी मौजूद है। ये सारी चीज़ें हमें हनीमन सिखाता है और हनीमन ने सिखाया हुआ है। ये हनीमन की मेडिसिन है और हनीमन की प्रैक्टिस है। हनीमन रस्टाक्स मेडिसिन जब आप खोलेंगे, हनीमन की प्योरा मटीरिया मेडिकम है, सबसे पहले उसने क्या लिखा हुआ है, उसने लिखा हुआ है कि ब्रायोनिया रस्टाक्स माउनत भी रखती है और तजाद भी रखती है। लेकिन एक के सिम्टम्स ख़त्म होते हैं तो दूसरे के शुरू हो जाते हैं। एक आपने मेडिसिन दी है तो आपने फिर साथ उसके सिम्टम्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर वो काम नहीं करेगी, फिर आपको मजबूरन रस्टाक्स देनी पड़ती है। ये उसने किया हुआ है। फिर हमें बोरिक क्या कहता है, बोरिक भी एक एमबीबीएस डॉक्टर था, ये सैमुअल हनीमन भी एक एमडी था मेडिसिन का। तो ये इसने आगे उनसे ये चलती आ रही है होम्योपैथी। तो बोरिक हमें जब आप खोलेंगे उसमें बोरिक में ट्यूबर के रिलेशनशिप को आप खोलें, उसने हमें रास्ता दिखाया हुआ है। उसने हमें हमारे लिए रास्ता हनीमन ने खोला हुआ है। 169 अफ्रोज़म में खोला हुआ है, 273 अफ्रोज़म में खोला हुआ है, 272 अफ्रोज़म भी पढ़ ले और 274 अफ्रोज़म भी पढ़ ले, टू सेकेंड और थर्ड अफ्रोज़म भी पढ़ ले। तो उसमें हर चीज़ जी जो मैं कह रहा हूँ, ये उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ। फिर इसकी वजाहत किसने आगे की है, प्रैक्टिस करके बोरिक ने की है। तो उसमें बोरिक क्या कहते हैं बोरिक ये कहते हैं कि बोरिक ने फिर बर्नेट का हवाला दिया हुआ है अपने बुक में, बोरिक में, जहाँ पे हम ट्यूबर को पढ़ेंगे तो उसके रिलेशनशिप में लिखा हुआ है कि जब ट्यूबर हम देंगे और ट्यूबर काम नहीं करेगी तो ट्यूबर का रास्ता बास टाइम सिफिलिनियम रोकती है, और फिर सिफिलिनियम दे के हम ट्यूबर का इस्तेमाल कराते हैं। अब यहाँ पे बात आ गई तीसरी मेडिसिन की। तीसरी मेडिसिन यहाँ पे आ जाती है तूजा। वो बहुत ज़्यादा मेडिसिन देने के बाद वो इस नतीजे तक पहुँचे थे कि ट्यूबर के बाद ट्यूबर से पहले हम सिफलिनियम दे रहे हैं तो वो काम नहीं कर रही, तो अब हमें क्या देना चाहिए। तो वो उसने मेडिसिन ढूंढी है, उसने ऑब्स्ट्रक्शंस निकाले हैं, जो जब देखा कि वैक्सीनेशन के ऑब्स्ट्रक्शंस है तो उसने तूजा लगाई है। तो वो तूजा के बारे में लिखता है कि कोई भी मेडिसिन काम नहीं करेगी जब तक आप तूजा नहीं देंगे, जब तक आप वही वो दूसरे अफरोज़म पे आ जाएं, जब तक आप ऑब्स्ट्रक्शंस को दूर नहीं करेंगे आप एक काबिल डॉक्टर नहीं हैं।
जब आप ऑब्स्ट्रक्शंस को दूर करेंगे, तूजा देंगे, तो फिर ट्यूबर काम करेगी। ट्यूबर के बाद अब हमने क्या करना है, फिर मेडोरिनम भी काम करेगी, और मेडोरिनम के बाद फिर आपकी कस्टिकम भी बड़ा अच्छी तरीके से काम करेगी। ये एक चेन है। सिंगल रेमेडी वो है जो आप बात करें, जो हनीमन कहता है, सिंगल रेमेडी वो है जो एक टाइम पे एक डोज बॉडी के अंदर चली जाए। तो दूसरी मेडिसिन जो जाएगी वो कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन उसकी होगी। वो आप उसको ये नहीं कह सकते हैं कि ये कुछ और हम दे रहे हैं जो हनीमन की प्रैक्टिस नहीं है। नहीं, हनीमन ने हमें ये सिखाया हुआ है। हनीमन हमें ये कहता है 169 अफरोज़ा में कि आप एक मेडिसिन अप्लाई करते हैं, उससे आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता और वहाँ पे दूसरी डिजीज़ भी क्रिएट होती है। तो आप एक टाइम पे एक मेडिसिन दें तो उसके साथ अल्टरनेट दूसरी मेडिसिन दें जो उसकी कम्प्लीमेंट्री हो, जो उसकी फॉलो वेल हो। हाँ, अगर एंटीडोट करती भी हो लेकिन इनेमिकल ना हो। अगर एंटीडोट करती भी हो तो खैर है, लेकिन इनेमिकल ना हो। लेकिन कोशिश कर ले कि पहले कम्प्लीमेंट्री ढूंढे। कम्प्लीमेंट्री नहीं है तो फॉलो वेल ढूंढे, फॉलो वेल नहीं है तो खैर एंटीडोट भी ढूंढ ले। लेकिन यहाँ पे दो मेडिसिन क्या काम करेगी? दो मेडिसिन एक साथ बॉडी के अंदर नहीं दाखिल करनी। वो गलत है कि वो जो आप क्वेश्चन करें कि दो मेडिसिन इकट्ठी आप बॉडी के अंदर दाखिल करें। उसकी उसकी वजह भी उसने बताई हुई है, साफ साफ बताई हुई है कि जब आप दो मेडिसिन बॉडी के अंदर इंटर करते हैं, उसमें एक नए कुछ सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। तो आप ये नहीं जज कर सकते कि ये नई डिजीज़ है या ये किसी मेडिसिन की आप उसके सिम्टम्स आ गए हैं, और किस मेडिसिन के सिम्टम्स आए हैं तो आप उसको प्रूव नहीं कर सकते। इसलिए दो मेडिसिन इकट्ठी आप नहीं दे सकते। तो देखें, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये भी कहने का मतलब था कि आप जज नहीं कर सकते कि आपने एक मेडिसिन दी है तो दूसरी मेडिसिन कौन सी देनी है। उसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे जज नहीं कर सकते हैं कि आपने एक मेडिसिन दी है तो जो नेक्स्ट सिम्टम्स आपके पास आएंगे, आया वो डिजीज़ के हैं या फिर सिम्टम्स जो आ रहे हैं वो मेडिसिन के हैं। अगर मेडिसिन के हैं तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है। अगर डिजीज़ के हैं तो आपको मेडिसिन दूसरी देनी पड़ती है लाजमी, क्योंकि वो मेडिसिन उस डिजीज़ को कंट्रोल नहीं कर रही। और फिर यहाँ पे पेलिएशन और क्यूरेशन की भी बात होती है, और फिर एग्रीवेशन की भी बात है। तीन चीज़ें और भी हैं इसमें। पेलिएशन वो होता है कि जब आप मेडिसिन अप्लाई कर लें, मरीज़ को फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन जब मेडिसिन आप बंद कर देते हैं, प्लाज़्बो दे देते हैं, शुगर ऑफ मिल्क दे देते हैं, और आपको देना भी चाहिए कि आया मैं देख लूँ कि मरीज़ ठीक हो रहा है, पेलिएशन की तरफ जा रहा है या क्यूरेशन की तरफ जा रहा है या एग्रीवेशन की तरफ जा रहा है। जैसे आप मेडिसिन देंगे, गलत मेडिसिन देंगे, गलत पोटेंसी देंगे तो एग्रीवेशन हो जाएगी, वो फ़ौरन पता चल जाएगा। मेडिसिन आप देंगे, बंदे को फ़र्क पड़ गया, एक लेवल पे आ गया, आपने मेडिसिन बंद कर दिया, प्लाज़्बो दे दिया। जब आपने प्लाज़्बो दे दिए हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हनीमन अर्गेनन ऑफ मेडिसिन, सैमुअल हनीमन, इस बुक में ये लिखा हुआ है जो मेरी टेबल पे पड़ी हुई है। ये बुक भी मेरी टेबल पे होती है और ये बुक भी मेरी टेबल पे होती है, जो रिलेशनशिप है। तो आप मेडिसिन बंद कर देते हैं, प्लाज़्बो दे देते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि अगर जो मेडिसिन हमने अप्लाई की हैं, जो उसके जो डिजीज़ थी, जो एक सिम्टम्स आ रहे थे, जो डिजीज़ आ रही थी, जो बंदे की कंडीशन थी, वो पहले से अगर नीचे की तरफ आ गई, यानी वो सिम्टम्स उसके ऊपर नहीं आते, जहाँ पे पहले थे वहाँ से ऊपर चले जाते हैं, तो फिर वो पेलिएशन है। क्योंकि जब हमने मेडिसिन दी है, वो मेडिसिन वक्ती उसने काम किया, सिम्टम्स कुछ देर के लिए रुक गए हैं, लेकिन जब मेडिसिन बंद कर दी हैं तो वो फिर सिम्टम्स ऊपर चले गए बीमारी। अगर हम मेडिसिन देते हैं तो ये पेलिएशन है, ये पेलिएशन। मेडिसिन देते हैं, नीचे आ जाते हैं, मेडिसिन बंद करें तो डिजीज़ ऊपर चली जाती है। ये मेडिसिन देते हैं, डिजीज़ नीचे आ जाती है, मेडिसिन देते हैं, डिजीज़ ऊपर चली जाती है। इसमें फिर दो चीज़ें और भी हैं, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। फिर हम अगर इसको समझेंगे कि ये पेलिएशन है, फिर हम अगर मेडिसिन देते हैं और मेडिसिन बंद कर देते हैं, सिम्टम्स नीचे की तरफ आ जाते हैं, ऊपर नहीं जाते हैं, ये अपनी जगह पे रुके हुए हैं, तो इसका मतलब है आपकी मेडिसिन ठीक है, आपकी मेडिसिन ठीक है, लेकिन पोटेंसी चेंज करें। तो यहाँ पे पोटेंसी भी आपकी ऊपर नीचे आपकी हो गई है। हम अगर मेडिसिन दे देते हैं और मेडिसिन सिम्टम्स ऊपर चले जाते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं, मेडिसिन देने के बाद नीचे आ जाते हैं, तो ये पेलिएशन है। मेडिसिन हमने दे दी है, सिम्टम्स नीचे की तरफ आ गए हैं, लेकिन फिर बराबर उसी जगह आ गए हैं और 1-2% कम है, तो ये क्यूरेशन की तरफ हम चले गए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा ये कुछ अर्सा फिर ये मेडिसिन चलती है जब तक वो डिजीज़ क्योर नहीं होती। बिला वजह मेडिसिन हम बॉडी के अंदर नहीं दाखिल करते। फिर कुछ अर्सा ये
डिजीज़ चलती है, फिर एक टाइम पे ये मेडिसिन काम नहीं करती, टाइम पूरा हो जाता है आपके पास, टाइम एक्सीड हो जाता है, उस मेडिसिन का टाइम लिमिट पूरा हो जाता है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम मेडिसिन उसकी क्रोनिक मेडिसिन लगा देते हैं। अब जिस तरह सिलिशिया है उसका क्रोनिक फिर एसिड फ्लोर लगा लेते हैं। पल्सटील है उसका क्रोनिक सिलिशिया लगा देते हैं। सिलिशिया है, सिलिशिया का क्रोनिक फिर एसिड फ्लोर लगा लेते हैं। इसी तरह कास्टिकम है, कास्टिकम का क्रोनिक क्या है, तूजा है, तूजा का क्रोनिक क्या है, मेडोरिनम है, मेडोरिनम का क्रोनिक क्या है, ट्यूबर है, ट्यूबर का क्रोनिक क्या है, कार्सिनोसिनम है, कार्सिनोसिनम का क्रोनिक क्या है, रेडियम है, रेडियम का क्रोनिक क्या है, एक्सरे है, एक्सरे का क्रोनिक क्या है, सोल है। तो ये फिर आपकी मेडिसिन ऊपर चलती जाती है, फिर उस हिसाब से आपने देखने होते हैं। फिर डॉक्टर साहब इसमें ये हमने हमने कहाँ पे जज किया है कि हमें ये मेडिसिन देनी चाहिए। हमने डॉक्टर साहब ये वहाँ पे जज किया है कि मैं कह रहा हूँ कि मैंने 11 लाख मरीज चेक किए हैं। जो हमसे पहले वाले हैं उन्होंने कई लाख मरीज चेक किए होंगे, उससे पहले वाले कई लाख मरीज चेक किए हुए हैं होंगे। तो किस ज़माने से ये मरीज चलते आ रहे हैं, चेक कर रहे हैं। मेरी तरह और भी कई कई हज़ार डॉक्टर होंगे जिन्होंने इतने मरीज चेक किए होंगे, मुझसे ज़्यादा भी चेक किए होंगे। लेकिन हम इस नतीजे तक पहुँचे हुए हैं, जब एक डिज़ीज़ आती है, अभी अभी थोड़ी देर पहले मरीज़ आया है, और ये जज करने की बात होती है कि एक बीमारी आपके पास आ जाती है, आप फ़ौरन पहचान लेते हैं। यहाँ पे नमूनिया का सीज़न चल रहा है, यहाँ का नमूनिया का सीज़न चल रहा है। यकीन करें कि इतने अमवात हो रहे हैं नमूनिया के बच्चों के, तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। आज भी मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं जनाज़ा अटेंड करके आया हूँ। तो अ, मैं बात कर रहा था कि एक मरीज़ हमारे पास आ जाता है, जैसे ही बैठता है मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि ये नमूनिया है। ये क्यों मुझे अंदाज़ा हो जाता है ये नमूनिया है? मेरा ज़हन फ़ौरन चला जाता है, कहाँ पे चला जाता है? एटमॉस्फेयर पे चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है? बच्चे की ऐज पे चला जाता है। यहाँ पे इस ऐज में बच्चा क्या-क्या शरारतें करता है, पानी में भी चला जाता है, नंगे पाँव भी चला जाता है, जूते पहन देता है, टोपी पहन देता है, तंग आ जाता है गर्मी से। लेकिन बाहर जाते ठंडी हवा है, एक साँस लिया, ये निमोनिया हो गया, चेस्ट कंजेशन हो गया, तो बच्चा बीमार हो गया है। मेरे पास जब पहला स्टेज का नमूनिया आता है, यानी जैसे ही नमूनिया हो जाता है, उसके 7 दिन के बाद बाकी डॉक्टर्स डायग्नोस कर देते हैं, और मैं पहले दिन डायग्नोस कर देता हूँ। मेरे पास मरीज़ आता है, छोटा बच्चा मिसाल के तौर पर आ गया, लेटा हुआ है, तो वो रो रहा है, गोद में उठा लिया, चुप कर दिया है, अभी नोज़ फ्लिपिंग स्टार्ट नहीं है, व्हिस्टलिंग स्टार्ट नहीं है, तो मैं कैसे मुझे पता चल गया कि निमोनिया है? क्योंकि वो जब आप माँ या बाप उसको चेस्ट के साथ लगाते हैं, उसको हीट मिल रही होती है और बच्चे को सुकून मिल रहा होता है। बिस्तर पे सर्दी होती है, वहाँ लिटाते हैं तो वहाँ पे चीखना रोना शुरू कर देता है। तो वो निमोनिया की सबसे पहले सिम्पटम्स हैं। हम निमोनिया को उसी वक़्त डायग्नोस कर देते हैं। अब यहाँ पे हम पहले आज़मा चुके हुए हैं मेडिसिन्स। अब सबसे पहले मैं आपको अपने घर से शुरू कर दूँ कि जब मेरी वाइल्ड प्रैक्टिस थी, स्टार्ट की, कुछ देर की प्रैक्टिस थी हमारी, स्टार्ट की प्रैक्टिस थी, यानी इतनी प्रैक्टिस नहीं थी, थोड़ी-सी प्रैक्टिस थी। मेरे बच्चे को निमोनिया हो गया। निमोनिया की बात की है तो चलो मैं निमोनिया से शुरू कर देता हूँ। निमोनिया का हमारा ऑर्डर है निमोकोक्सिन, लाइको, एंटमटाट। इतना फास्ट, इतनी जल्दी रिकवर कर देते हैं ना निमोनिया को, कोई बंदा सोच भी नहीं सकता। विद इन 1 डे जितना मर्ज़ी स्टेज का निमोनिया हो, बायलैटरल निमोनिया क्यों ना हो, 1 दिन में आराम आ जाता है। मेरी बच्ची को निमोनिया हो गया, मैंने एंटमटाट दी, मैंने ब्रायोनिया दी, नहीं फ़र्क पड़ा, कालीकार दी, नहीं फ़र्क पड़ा, सप्रेशन उस पे मैंने कहा शायद मीज़ल्स हो तो मीज़ल्स सप्रेस हो तो उससे भी निमोनिया हो जाता है। ज़िंकामेट दी, नहीं फ़र्क पड़ा। फिर एंटमटाट दी, मैंने कहा चलो जो हमारा फार्मूला है उसको मैं हाफ़ कर देता हूँ, काम करती है नहीं करती। उनकी कंडीशन वर्स हो गई, बहुत ज़्यादा सीवियरिटी में चली गई है। तो मैं घर में नहीं था, तो उनको इमरजेंसी में ले गए हैं। लेकिन मैं जब वापस आया हूँ, एबटाबाद में थे, मैं जब पिंडी आया हुआ था, पिंडी से मैं वापस चला गया हूँ जब एबटाबाद, तो उन्होंने कहा कि इस तरह की कंडीशन बन गई थी, आपको नहीं बताया कि आप सफ़र कर रहे थे, क्योंकि एबटाबाद में भी हमारा घर है। तो फिर मैंने अपने टीचर को कॉल की कि सर इस तरह निमोनिया हुआ है, तो मैं क्या करूँ? कि मैं बता रहा हूँ कि मैंने अभी प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं की थी, वाइल की प्रैक्टिस, मैं उस वक़्त हाउस जॉब पे था। तो सर मुझसे पूछे क्या मेडिसिन दी है? मैंने कहा एंटमटाट दी है, ब्राज़ोनिया दी है, कालीकार दी है, ज़िंकामेट दी है, नहीं फ़र्क पड़ा। तो सर ने मुझे कहा कि निमोकोक्सिन की 1 डोज़ दें, लाइको दें, एंटमटाट दें।
मैंने जैसे ही ये मेडिसिन 3 खुराकें दी, यकीन करें विदिन 1 आवर बच्ची सेटल हो गई है, जो पिछले 2-3 दिन से सेटल नहीं हो रही थी। डॉक्टर साहब, इस तरह के प्रैक्टिस हमने स्टार्ट में किए हैं, बड़े तजुर्बे किए हैं, बड़े मरीज़ हमसे ख़राब भी हुए हैं, चले भी गए हैं। लेकिन फिर उनके लिए मशवरा किया है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब मेडिसिन देते थे, तो इस तरह की कंडीशन आ जाती थी। अब जब मरीज़ आते हैं, हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये किस नौइयत का मर्ज़ है। जिस तरह हमारे पास मेनिंजाइटिस का पेशेंट आ जाता है, उसको झटके लग रहे होते हैं, जो कई-कई सालों से नहीं ठीक हो रहे होते। हम और उसकी वर्स्ट होती जा रही थी कंडीशन। हम बेलाडोना सीएम में देते हैं, लिबोरस दे देते हैं, उसी वक़्त सेटल हो जाता है। अब मरीज़ यहाँ पे ठीक हो रहा है, तो क्या मैं यहाँ पे क्या इस्तेमाल करूँ? तो मैं तो वही इस्तेमाल करूँगा जो जिससे मुझे क्विक रिज़ल्ट मिले, जिससे उस बच्चे की जान बच जाए। जब उस बच्चे की जान बची है जिस मेडिसिन से, और जो मुझे हनीमन ने सिखाया हुआ है, मैं वही अप्लाई करूँगा। सिंगल रेमेडी का ये मतलब है कि एक टाइम पे एक मेडिसिन अप्लाई करें। एक टाइम पे 2 मेडिसिन मिक्स करके एक बॉडी के अंदर दाखिल करना, दिस इज़ नॉट होम्योपैथी। क्योंकि ये हनीमन कहता है, मैं नहीं कहता। 273 और फ्रोज़न में ये लिखा हुआ है कि ये होम्योपैथी नहीं है। मेडिसिन आपने देनी है तो अलग, एक दी है तो फिर दूसरी दी है, फिर तीसरी दी है। ये मैं नहीं कहता, ये वो कहता है, हनीमन कहता है। फिर उसके बाद जो डॉक्टर्स आए, चलो डॉक्टर्स की भी छोड़ दें, उसके भी मैं रेफ़रेंस नहीं देता, वो फिर बात कहीं और चली जाती है। फिर फलाँ डॉक्टर ने ये किया, फलाँ डॉक्टर ने ये किया, फिर तबाही मच गई है होम्योपैथी की। जो असल होम्योपैथी जहाँ पे थी, वो तो ख़त्म ही हो गई है। वो तो सिर्फ़ बुक्स में ही रह गई थी फिर। लेकिन ये तो अब जब हमने स्टडी की है, थोड़े से बंदे इसमें आ गए हैं, आप जैसे बंदे आ गए हैं डॉक्टर साहब, इतने काबिल बंदे आ गए हैं होम्योपैथी में। और आप जैसे और भी काफ़ी लोग हैं जो होम्योपैथी में शिफ्ट हो गए। उनसे हमने अपनी होम्योपैथी सीखनी जब शुरू की है, जो फ़ायदा वो लोग ले रहे हैं, यकीन करें उतना फ़ायदा हम नहीं लेते हैं जितने आप लोग इस होम्योपैथी से फ़ायदा ले रहे हैं। लेकिन अगर इसके 291 अफ़रोज़न पढ़ें, तो यकीन करें कि वो दौर दोबारा फिर आ सकता है, जहाँ पे जो ये हॉस्पिटल खुलेंगे दुनिया में। जब हॉस्पिटल खुले थे, तो दुनिया का निज़ाम इसके पीछे पड़ गया, क्योंकि ये बड़े उरूज पे चला गया होम्योपैथी। फिर जब इसका निज़ाम उसके पीछे पड़ गया, तो फिर उन्हीं डॉक्टरों से उन्होंने लिखवा दिया कुछ अरसे के बाद, नहीं ये तो प्लेसिबो है, ये तो काम ही नहीं करती। काम किस तरह नहीं करती? हमारे पास तो मरता हुआ बंदा बच जाता है, अल्लाह का शुक्र है, शिफा देने वाला तो रब की ज़ात है। लेकिन फिर भी बंदा तो हमारे पास बच जाता है, मेडिसिन दे देते हैं, दर्द से तड़प रहा होता है 20-20, 25-25 दिन से, और हमारे पास 25 सेकंड में बंदा ठीक हो जाता है। और सिंगल रेमेडी का डॉक्टर साहब यही मकसद है, यही मतलब है कि एक टाइम पे एक मेडिसिन बॉडी के अंदर जाए। दूसरी मेडिसिन उसकी कम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए, फॉलो वेल होनी चाहिए, और रिलेशनशिप आपके पास होनी चाहिए, और एनेमिकल नहीं होनी चाहिए। 2 मेडिसिन इस तरह कंबाइन करके बॉडी के अंदर नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि उसमें हम मरीज़ का और डिज़ीज़ का हम पता नहीं लगा सकते कि सिम्पटम किस चीज़ के आ रहे हैं और नेक्स्ट हमारा क्या कदम होगा। मैंने चूँकि आज का ये टाइम निकाला हुआ था थायराइड के लिए कि मैं थायराइड पे कुछ बोलूँगा, क्योंकि काफ़ी दोस्तों की कॉल आ रही है, और काफ़ी मेरे पेशेंट हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं, जिनको थायराइड का बहुत ज़्यादा इशू है। और फिर ऐसे सक्सेस केस मैंने रखने थे आप लोगों के सामने कि थायराइड से कैसे कैसे केसेस हमारे पास ठीक हुए हैं। हशमोटो थायराइडिज्म जो है हमारे पास ऑटोइम्यून डिजीज़ है, वो कैसे ठीक हुआ है। हाइपोथायराइडिज्म कैसे ठीक हुआ है, हाइपरथायराइडिज्म कैसे ठीक हुआ है। ये सारा मैंने बताना था, लेकिन चूँकि क्वेश्चन इस तरह आ गया, और मेरे बड़े काबिल और बड़े मुहतरम डॉक्टर साहब हैं, और उन्होंने क्वेश्चन ऐसा किया था, तो चूँकि उस पे बोलना बहुत ज़रूरी था। तो इस वजह से मेरा थायराइड का टॉपिक आज रह गया। मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि आजकल मैं थायराइड का मैं आप लोगों को फिर मेडिसिन भी बता दूँ, उसका ट्रीटमेंट भी बता दूँ, तो उस हिसाब से इंशाल्लाह उसको भी क्योर करेंगे। ओके, दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद है ये आजकल ये आज की जो चु एक जो छोटा-सा टॉपिक था, एक छोटा-सा क्वेश्चन था, लेकिन टॉपिक बहुत बड़ा है। लेकिन हो सकता है कि आप दोस्तों को समझ आ गई होगी, उम्मीद है। अगर फिर भी इसके बारे में कोई क्वेश्चन्स हैं, या होम्योपैथी के बारे में कोई क्वेश्चन है, किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन है, तो मैं हाज़िर हूँ। या किसी बंदे का भी, किसी डॉक्टर का भी कोई भी केस रुका हुआ है, जो उनसे नहीं हैंडल हो पा रहा, तो वो रेफ़र करें, और वो फिर या मुझसे मशवरा कर लें उस बारे में, तो मैं इंशाल्लाह उससे उनको ज़रूर आगाह करूँगा। ओके, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।